सुनंदा को उसके ससुराल में बांझ बांझ कहकर बुलाया जाता था। शादी के 4 साल बाद भी सुनंदा और राजीव को बच्चा नहीं हुआ था। ये देख सुनंदा की सास सरिता अक्सर राजीव से दूसरी बहू लाने के लिए कहती थी और आखिरकार राजीव नई शादी करके दूसरी पत्नी ले ही आता है, जिसका नाम रेखा होता है। वाह, कैसी चांद सी बहू है। ए सुनंदा, जाकर पूजा की थाली तोला। माँ जी, सुनंदा कौन है? हमारी नौकरानी है। गलती से एक बांझ से मेरे राजीव की शादी हो गई थी, तब से घर में नागिन की तरह कुंडली डालकर बैठी है। ये सुनते ही सुनंदा को रेखा से जलन होने लगती है और धीरे धीरे सुनंदा राजीव से दूर होती गई। अब सुनंदा नौकरों की तरह ही रसोई में रहने लगी थी। धीरे धीरे सुनंदा रेखा से जलने लगी और कुछ दिनों बाद रेखा ने सबको खुशखबरी भी दे दी कि उसको बच्चा होने वाला है। अब सुनंदा उठते बैठते अपनी सास सरिता के ताने अधिक सुनने लगी। हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा आपने। आज रेखा के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। वक्त बीतता गया और एक दिन सरिता और राजीव दोनों घर से बाहर थे कि तभी रेखा बिस्तर से गिर जाती है और जोर से चीखती है, आई माँ, मर गई मैं तो, कोई है यहाँ, मुझे उठा दो। सुनंदा रेखा की आवाज सुनती है तो उसे उस पर दया आ जाती है। सुनंदा भागी भागी रेखा के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। अरे तुम कैसे गिर गई? ऐसी हालत में तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। रेखा सुनंदा का इतना नर्म स्वभाव देखकर एकदम चौंक जाती है। दीदी, आप तो बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा आप दिखती हो। क्या कहा तुमने? दीदी? हाँ, दीदी ही तो हो आप मेरी। सुनंदा बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। बेचारी दीदी से ना ही कोई बात करता है, ना ही घर में इज्जत, शायद इसलिए ये ऐसे गुस्से में रहती है। 2 दिन बाद रेखा अपनी सास के साथ नई साड़ियाँ लेने जाती है। माँ जी, क्या मैं 2 साड़ी ले लूं? क्यों रे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। एक क्यों, 2 ले ले, तू ही तो मेरे घर को चिराग देगी। ले लो, जो चाहे ले लो। और दोनों साड़ियाँ लेकर घर लौटती है तो रेखा एक साड़ी सुनंदा को दे देती है। लो दीदी, आपके लिए नई साड़ी। रेखा का प्यार देख सुनंदा चौंक जाती है और चुपचाप साड़ी लेकर रसोई में आ जाती है। इस घर में पहली बार मेरे लिए कोई कुछ लाया है, वो भी मेरी ही सौतन। सुनंदा की आंखों में रेखा का प्यार देख आंसू आ गए थे और सरिता ये देखकर आग बबूला हो गई थी। सरिता जोर से रेखा का हाथ पकड़कर खींचती है। क्यों रे, तेरा बड़ा याराना चल रहा है अपनी सौतन के साथ? दोबारा ऐसा मत करना, वो घर की नौकर है और वही रहेगी। और सरिता गुस्से से सुनंदा के पास से साड़ी छीनकर कमरे में चली जाती है। ये देख रेखा को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर अपनी वाली साड़ी सुनंदा को दे देती है। लो दीदी, इस पर पहले आपका हक है, मेरे पास तो वैसे भी बहुत सारे कपड़े हैं। सुनंदा अब रेखा को पसंद करने लगी थी और कुछ दिन बाद रेखा के बच्चा होने का समय आ जाता है। शहर में कर्फ्यू लगने के कारण रेखा की डिलीवरी घर पर ही की जाती है। एक दाई को बुलाया जाता है। राजीव और सरिता बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। वहीं सुनंदा भी रसोई में खड़ी सब देख रही थी। हे भगवान, लड़का ही देना। हे ईश्वर, बेचारी रेखा को हिम्मत देना। और थोड़ी देर बाद दाई बाहर आती है। उसके हाथ में बच्चा होता है। मुबारक हो, बेटी हुई है। ये सुनते ही सरिता के कदम लड़खड़ा जाते हैं। सत्यानाश, हुई भी तो एक लड़की, एक बांझ बहू और एक ने लड़की दी। ये कैसी सजा है प्रभु। राजीव और रेखा दोनों सुन रहे थे पर वो कुछ नहीं बोलते। अब धीरे धीरे सरिता रेखा के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगी। एक दिन रेखा कमरे में बैठी हुई अपनी बच्ची को सुला रही थी, तभी वहाँ सरिता आ जाती है। बड़ी आई महारानी, मेरी चाय कहाँ है? आजकल तो बहुत कामचोर हो गई है। और सरिता रेखा के बाल पकड़कर खींचकर उसे बाहर लाती है।
रेखा के हाथ में उसकी नन्ही बच्ची भी थी, मगर राजीव की माँ के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुनंदा को ये देखकर गुस्सा आता है और वो रसोई में से बेलन उठाकर सरिता को खूब मारती है। दुष्ट बुढ़िया, बांझ बांझ बोलकर पहले तो मेरे पति को दूसरी औरत से बांट दिया और अब लड़का लड़की बोलकर औलाद बांट रही है। रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस बेचारी के साथ अब तू कुछ नहीं करेगी बुढ़िया। सुनंदा का विकराल रूप देखकर सरिता एकदम डर गई थी और सुनंदा को देखकर राजीव में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी सुनंदा का साथ देता है। थैंक यू दीदी, आपने मेरा साथ दिया। आज के बाद इस घर में मैं और रेखा मिलकर रहेंगे जैसे सहेलियां हों, और आज के बाद इस घर में तेरी एक भी नहीं चलेगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रेखा और सुनंदा ने अपनी अच्छाई से एक दूसरे का दिल जीत लिया था। सरोज की सास चंपा उसको अधिक पसंद नहीं करती थी क्योंकि सरोज करीब घर से आई थी। ये किसे ले आया तू बेटा ब्याह करके? मेरे तो करम ही फूट गए। एक फूटी कौड़ी नहीं दी इसके बाप ने हम लोगों को। इसे घर से बाहर फेंक दे नरेश। और चंपा गुस्से से पास बैठी सरोज को लात मारती है। माँ जी, आप तो जानती है मेरे बाबा के पास कुछ भी नहीं था, पर मुझे घर से बाहर ना निकाले। माँ शांत हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको अमीर बहुरानी नहीं मिली तो क्या, मगर ये नौकरानी तो बन सकती है। सही बोल रहा है तू। और चंपा अपने घर का सारा काम सरोज से कराने लगती है। चंपा अपने घर में सरोज से दिन में 3 बार पोछा लगवाती थी और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सरोज के शरीर पर बुढ़िया जैसा कुबड़ निकल आया था और वो वक्त के साथ कमजोर और बदसूरत होती चली गई। माँ जी के उठने से पहले पोछा मार लेती हूँ। सरोज पोछा मारने लगती है कि तभी दरवाजे पर नरेश एक दूसरी लड़की के साथ आता है और सरोज को लात मारता है। हट, बदसूरत कुबड़ी कहीं की, घर में घुसते ही तू ही सामने क्यों आई? वो मैं पोछा लगा रही थी। तू और तेरा ये पोछा। और नरेश गुस्से में उसकी बाल्टी और पोछा बाहर फेंक देता है और सरोज रोने लगती है। मामा देखो, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो चांद जैसी सुंदर बहू लाया है बेटा तू। लो माँ जी, ये 50,000 रुपए मेरे बाबा की ओर से हैं। देख बेटा, ये होती है बहू। धनवंती और रूपवंती दोनों ही है मेरी छोटी बहू। तो जाओ हमारे लिए खाना बनाओ। सरोज रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और तभी उसको याद आता है कि उसकी बाल्टी और पोछा नरेश ने बाहर फेंक दिया था। वो दौड़कर उसे उठाने जाती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर पोछा नहीं मिला और मैंने काम नहीं किया तो माँ जी मेरी जान ही ले लेंगी। और सरोज उदास होकर घर आ रही होती है, तभी उसे एक पुराना पेटीकोट नजर आता है। अरे वाह, क्यों ना मैं इसी पेटीकोट को पोछा बना लूं। और सरोज उसे घर उठा लाती है और वापस काम करने लगती है। अब छोटी बहू भी उस पर हुक्म जमाने लगी थी और काम करती हुई सरोज को लात मार देती थी। अगले दिन सरोज उस पेटीकोट से पोछा लगाते हुए रो रही थी कि तभी उसने देखा कि वो जहाँ जहाँ पोछा लगा रही थी वहाँ उसे सोने की गिन्नी मिल रही है। और तभी उसे फर्श पर पोछे के नीचे एक गोला नजर आया। ये क्या है? लगता है ये पोछा तो जादुई है। और सरोज जैसे ही उस गोले को छूती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और सरोज दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां चारों ओर ढेर सारा सोना रखा था। अरे ये क्या? ये पोछा मुझे कहां ले आया? और सरोज कुछ सोने के सिक्के उठाकर वापस आ जाती है और वो सिक्के अपनी सास को देती है। ये कहां से ले आई तू? मेरे बाबा ने दिए हैं माँ जी, ताकि आप मुझे यहाँ से ना निकालें। और चंपा बहुत खुश होती है। अब सरोज रोज थोड़ा थोड़ा धन चंपा को देने लगी और चंपा सरोज को पसंद करने लगी, जो छोटी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इस भिखारी के पास इतना सोना आखिर आया कहाँ से? मुझे पता लगाना होगा। और अगले दिन सरोज पोछा लगाते हुए वापस उसी दुनिया में जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ एक परी मिलती है और परी ने सरोज के ऊपर हाथ फेर कर उसे बहुत सुंदर बना दिया। फिर सरोज वापस आ गई। अच्छा, तो ये सब इस पोछे का कमाल है। और वो सरोज का जादुई पोछा एक पुराने पेटीकोट से बदल देती है। सरोज को सुंदर और धनवान बना देख चंपा और नरेश उसे देखकर बहुत खुश हुए। छोटी बहू, आखिर ये बड़ी बहू कब तक काम करेगी? तुम भी हाथ बटाया करो इसका। अगले दिन
सुनो, मैं सरोज और माँ के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊँ कुछ अच्छा बना कर रखना। छोटी बहू खुश होती है। वो तो कुबरी और बदसूरत थी, पर मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। अगर ये पोछा मुझे और सुंदर बना दे तो मैं इस सरोज को यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। और छोटी बहू पूरे घर में पोछा लगा देती है और उस जादुई गोले के जरिए अंदर जाती है। पर जैसे ही वो दूसरी दुनिया में जाती है, देखती है कि वहाँ चारों ओर कचरा और गोबर पड़ा था। तभी चंपा और नरेश भी आ जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं, उन्हें पूरे घर में गोबर की बदबू आती है। अरे ये क्या कर रखा है पागल लड़की तूने। और छोटी बहू भी वहाँ आ जाती है, जिसका पूरा शरीर गोबर से गंदा हो रखा था। उसे देख नरेश उस पर बहुत गुस्सा करता है। पहली बार एक काम के लिए कहा था तुम्हें, पर तुम तो वो भी नहीं कर पाई। सीखो कुछ मेरी सरोज से। और उसे घर से निकाल देता है। जाते हुए छोटी बहू मुंह बनाते हुए सरोज के हाथ में उसका पोछा लौटाती है। हाँ, ये ले तेरा पोछा। ये जादुई नहीं, गोबर की मशीन है, गोबर की। मुझे नहीं रहना यहाँ। सरोज ये देख बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सोने के लालच में अपने इस हीरे को नहीं पहचान पाई। और चंपा और नरेश सरोज को बहुत प्यार से रखने लगते हैं। सीख: जादू किसी चीज में नहीं बल्कि अपनी नियत में होता है। सरोज की नियत साफ थी, इसलिए उसे अंत में सब मिल गया।